बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर अपना है 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। बाकी आप लोग जल्दी से लाइव सेक्शन में जुड़ जाइए और अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब भी दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको नोट्स डाउनलोड करना है और सारी चीजों के हम बारे में बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखिए क्या लिखा है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं आपके चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, बिल्कुल सही बात है। जैसे जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के क्षेत्रों में बहुत सारी जगह है जहां से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई गांव से बिलोंग कर रहा तो वो अपने क्षेत्रों से बिलोंग करता है। इसका मतलब यही है कि कोई न कोई व्यक्ति जहां पे रह रहा है इट मींस कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब उन क्षेत्रों को लेकर ना उनके अंदर कुछ इंस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन का मतलब होता है कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और है ना एक बहुत बड़ा आदमी बने, अच्छा पैसा कमाए, है ना, अपने फैमिली का और अपने देश का नाम रोशन करे। इस तरीके की चीजें हैं। ये क्या है? आकांक्षाएं हैं, है ना। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती है और वही इच्छाओं से क्या बनती है? अपनी एक आकांक्षा बनती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में से पूछा जाता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब हर किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र को लेकर कुछ न कुछ इच्छाएं जो है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को लग रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा। अगर मैं क्षेत्रवाद की बात करूं तो मैंने आपको समझा रखा है पहले भी। ठीक है, क्षेत्रवाद, क्षेत्र का मतलब होता है जिस भी जगह से आप बिलोंग कर रहे हो वहां की बात हो रही है। और वाद का मतलब होता है कहीं भी अगर आपको कहीं भी ज्वाइंट में वाद देखने को मिल गया तो ऐसे में आपको समझना है महत्व से ज्यादा महत्व देना। मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा महत्व देते हैं, इसका मतलब प्राथमिकता देते हैं, उसी को हम कहते हैं वाद। अब जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसको हम कहते हैं जगत और महत्व ज्यादा दे रहे हैं इसलिए वो बन जाता है अपना वाद। इट मींस टोटल बन गया आपका क्षेत्रवाद। जिस भी जगह पे आप रह रहे हो उस जगह को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है, क्षेत्रवाद का मतलब होता है अपने क्षेत्र या फिर प्रदेश के प्रति अत्यधिक निष्ठा, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्व देना, बहुत ही ज्यादा प्यार करना, बहुत ज्यादा निष्ठा होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। पर क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय एकता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि देखिए जैसे मान लेते हैं ये देश है ना, इस देश में अगर सबसे ज्यादा लोगों की निष्ठा सिर्फ इस जगह से होगी, सिर्फ इसी जगह से होगी, बाकियों से कोई मतलब नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो राष्ट्रीय एकता है ना ये कमजोर हो जाएगी। इस वजह से कहा जाता है क्षेत्रवाद चलो जरूरी है लेकिन क्षेत्रवाद के साथ साथ हम सब के अंदर राष्ट्रवाद वाली फीलिंग होनी चाहिए, देश के प्रति वाली फीलिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही बातें? तो क्या होता है कि क्षेत्रवाद की जो चीजें होती है इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो राष्ट्रीय एकता है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है ना। आगे यह तब होता है जब लोग अपने राज्य, भाषा, जाति या फिर इलाके के हितों को पूरे देश के हितों से ऊपर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे में वो ये नहीं देखते हैं कि हम एक देश से बिलोंग करते हैं, वो बस ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का मतलब सिर्फ इतना है, हम यहाँ से हम अपने क्षेत्र को डेवलप करेंगे, इससे रिलेटेड है ना वही सारे काम करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यही क्षेत्रवाद की भावना धीरे 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 अलगाववाद में कन्वर्ट हो जाती है। और अलगाववाद का मतलब होता है अलग होने की मांग करना। ठीक है, यानी कि क्षेत्रवाद ही धीरे 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 अलगाववाद में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है चलो क्षेत्रवाद तो ठीक है लेकिन क्षेत्रवाद के साथ साथ व्यक्तियों को राष्ट्रवाद जैसी फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो यूनिटी बरकरार रखने के लिए राष्ट्रवाद जैसी फीलिंग होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर बढ़े तो अपना टॉपिक आता है क्षेत्रवाद के उदय के कारण।
आखिर क्षेत्रवाद व्यक्तियों के अंदर आते क्यों? सबसे पहले चीज भाषाई विभिन्नता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये देश है, इस देश में इस जगह पर कोई और भाषा बोली जाती है और इस जगह पर कोई और भाषा बोली जाती है और नीचे जगह पर कोई और भाषा बोली जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये अपने लैंग्वेज को ज्यादा महत्व देंगे, ये अपने, और इसी वजह से क्या होता है, क्षेत्रवाद जैसी चीजें फीलिंग मतलब क्षेत्रवाद जैसी चीजें आती है और इसकी वजह से धीरे धीरे यही अगर क्षेत्रवाद आगे और बढ़ा तो यही अलगाववाद का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, अलगाववाद का रूप धारण कर लेगा और धीरे धीरे अलग होने की बातें शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब अलगाववाद मैंने अलग होने की बातें, जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान निकल गया, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश निकल गया, इस प्रकार की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्षेत्रवाद ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाता है, अलगाववाद में पहुंच जाता है। अच्छा, क्यों पहुंचता है? सबसे पहले भाषाई विभिन्नता की वजह से ये हमारे क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे देता है। दूसरे नंबर पे अगर संस्कृति भी अलग अलग है, सबकी संस्कृति अलग अलग है, एक जगह पे रहने वाले लोग जो है उनकी संस्कृति अलग अलग है, तो ऐसे में भी क्षेत्रवाद की जैसी चीजें आ जाती है। जैसे हमारे देश में देखिए, हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर्स है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये कुछ मांगे ऐसी होती है जो क्षेत्रवाद से रिलेटेड होती है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो कहती है नहीं नहीं भाई, हम ऐसी चीजों को नहीं मान्यता देंगे। क्यों नहीं देंगे? कल की डेट में आप मांग कर रहे हो, कहीं दूसरा मांग करने लगेगा, फिर तो देश का विभाजन हो जाएगा। तो ऐसे में क्षेत्रवाद जैसी चीजों को जो गवर्नमेंट है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती है। ठीक है, आगे समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक असमानता की वजह से भी चीजें हो जाती है। मान लीजिए किसी जगह का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, किसी जगह का डेवलपमेंट अच्छा हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये कहेंगे कि आप हमें अलग कर दो, हम अपना डेवलपमेंट खुद देख लेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। आगे अगला क्या लिखा है, राजनीतिक हित। कई बार ऐसा होता है कि जो वहां के स्थानीय नेता होती है, जो वहां की पार्टियां होती हैं, वो क्षेत्रवाद के मुद्दों का अधिक प्रचार करने लगती हैं। ठीक है, भौगोल तथा प्राकृतिक सीमाएं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, सीमाएं भी लोगों को अपने अपने क्षेत्र के प्रति अधिक जोड़ती है। तो देखिए, कहा अगर जाए तो क्षेत्रवाद जैसी चीजें तो चलो अच्छी है, अपने अपने क्षेत्रों से प्यार करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये अगर क्षेत्रवाद आगे बढ़कर एक अलग रूप धारण कर ले रहा है, अलगाववाद जैसी स्थिति आ जा रही है, तो वो चीजें सही नहीं है। क्षेत्रवाद होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो क्षेत्रवाद अलगाववाद में कन्वर्ट हो जाना, अलगाववाद का मतलब होता है अलग होने की बात करना, तो वो चीजें सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया क्षेत्रवाद के क्या क्या उदय के कारण है। भाषा की विभिन्नता, सांस्कृतिक अंतर, आर्थिक असमानता, राजनीतिक हित और भूगोल तथा प्राकृतिक सीमाएं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अलगाववाद के मुख्य क्या कारण होते हैं। अभी आपको बताया ना कि यही क्षेत्रवाद की बातें जब आगे बढ़ जाती है, उग्र रूप धारण कर लेती है, ठीक है, मांग बहुत जोरों शोरों से होने लगता है, तो ये अलगाववाद का रूप धारण कर लेती है। तो देखिए, क्षेत्रवाद में अलगाववाद के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला ही क्या लिखा है, क्षेत्रवाद। जब क्षेत्रवाद रहेगा तभी जाके अलगाववाद वाली स्थिति आ जाती है और लोग क्या करते हैं, अलग होने की बात करने लगते हैं। अपने क्षेत्र या फिर प्रदेश के प्रति अत्यधिक निष्ठा, अपने क्षेत्र के हितों को पूरे देश से ऊपर मानना कि भाई मेरा क्षेत्र सबसे बढ़िया है, देश की बातें नहीं होगी यहाँ पे, जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसकी जब आप बात करेंगे, तो ऐसे में आप एक बहुत बड़े देश से अपने छोटे सी जगह को क्या करोगे, अलग होने की बातें करनी शुरू कर दोगे। अगला है राजनीतिक कारण। राजनीति की ही वजह से अलगाववाद जैसी चीजें पैदा होती हैं। राजनेता वगैरह ये सारे जो लोग हैं, यही कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, ये वो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, आखिर उन्होंने उन्हीं के वजह से तो पाकिस्तान अलग हुआ था, समझो। क्यों? क्योंकि अगर लीडर्स जिस डायरेक्शन में लेके जाएगा उसी हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। आगे आगे बात करते हैं आर्थिक विभिन्नता, पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई क्षेत्र ज्यादा गरीब है, कोई क्षेत्र ज्यादा अमीर है, तो ऐसे में जो गरीब क्षेत्र है वो अलग होने की बात करेगा, या फिर जो अमीर वाले हैं वो गरीबों को क्या करेंगे, गरीब क्षेत्र वाले को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अलगाववाद वाली स्थिति पैदा कर देती है। कुछ क्षेत्रों का कम विकास या फिर संसाधनों की कमी, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है, अलग होने की बातें बढ़ने लगती है, इसकी वजह से अलगाववाद जैसी स्थिति आ जाती है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता। भाषा और संस्कृति की वजह से क्षेत्रवाद पैदा होता है, क्षेत्रवाद की वजह से अलगाववाद जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक है,
ये जैसे अलग अलग भाषा, धर्म, परंपरा, संस्कृति वाले क्षेत्रों में अलगाववाद जैसी प्रवृत्ति आ जाती है। आगे बात करते हैं इतिहास तथा अनुभव। अगर बात किया जाए यदि किसी क्षेत्र को पहले भेदभाव और उपेक्षा झेलना पड़ा है तो वहां की अलगाववादी भावनाएं विकसित हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर ध्यान पहले से ही नहीं दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट वहां के लिए काम नहीं करती है, तो आगे चल के वो वहां से अलग होने की बात करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं ये क्षेत्रवाद को उत्पन्न करता है और क्षेत्रवाद ही अलगाववाद की स्थिति पैदा कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार क्षेत्रवाद के नजरियों को देखकर क्या करती है, भारत सरकार का कदम क्या होता है। तो सबसे पहले चीज क्या लिखा है कि भारत सरकार क्षेत्रवाद को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानती है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। कहीं आप अपने क्षेत्रों को ही ज्यादा महत्व दोगे तो भाई देश को महत्व कौन देगा, आप सबका काम होना चाहिए देश को महत्व देना, है ना। तो क्या लिखा है कि भारत सरकार क्षेत्रवाद को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानती है, इसलिए उसे नियंत्रित करने और संतुलित विकास करने हेतु सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। और इसके लिए इसने विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया है। सबसे पहले समान विकास सुनिश्चित करना, वो ये कहती है कि भाई देखो अगर हमारा देश ये है ना, तो हमारे देश में जहां कहीं भी अलग अलग क्षेत्र हैं या स्टेट हैं सबको हम एक समान ध्यान देंगे। तो इस प्रकार की समानता की भावना रखती है ताकि यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं और वो सारे, है ना, बुनियादी जो चीजें हैं जैसे उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी चीजें हर को सबको मिल पाए, कहीं भी असमानता वहां पर ना रहे। दूसरे नंबर पर राजनीतिक समाधान। राजनीतिक समाधान का मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह के नेताओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर देती है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तीसरे नंबर पर संवाद तथा समझौता। कई बार ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपस में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या होता है सरकार स्थानीय नेताओं तथा समुदायों के साथ बातचीत करती है और शांतिपूर्ण ढंग से उसको समाधान कर लेती है। अगला है कानूनी कार्रवाई। कई बार ऐसा होता है कि यदि क्षेत्रवाद हिंसा तथा अलगाववाद की दिशा में बढ़ने लगता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार क्या करती है, कानूनी कार्रवाई करती है और संवैधानिक उपयोगों के द्वारा, है ना, उपायों के द्वारा उसको क्या करती है, नियंत्रण करने की कोशिश करती है। तो समान विकास सुनिश्चित करना, राजनीतिक समाधान करना, संवाद तथा समझौते करना, कानूनी कार्रवाई करना, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, भारत सरकार के क्षेत्रवाद के नजरिए में आ जाता है। बाकी जिन बच्चों को अगर नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है, देखो भाई पेपर का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना, अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए या फिर आप कहते हो भैया कोई बात नहीं हमें पीडीएफ में नहीं चाहिए, सिर्फ हम देख देख के पढ़ लेंगे, तो आपको विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद वेरीफाई करना है फोन नंबर से। आगे जैसे ही आप ओपन करोगे सेम आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, स्टोर पे क्लिक करना, इस प्रकार की चीजें आएंगी। पैसे इस पे लिखे हैं, इससे घबराना नहीं है आपको सीधा क्लिक करना है। क्लिक करोगे ओवरव्यू आएगा, कंटेंट आएगा, कंटेंट पे क्लिक करना। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करते हो इस तरीके की चीजें खुलेगी, इस पे क्लिक करोगे ये खुलेगा चैप्टर्स, इस पे क्लिक करोगे और इस तरीके की चीजें आपके सामने ओपन हो जाएगी। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, आपको यहाँ पर सारी चीजें फ्री में देखने को मिलेगी, आप देख देख के लिख सकते हो, लेकिन इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो। डाउनलोड कैसे होगा भाई, यहाँ पर एक सब्जेक्ट को अगर डाउनलोड करना है तो 49 रुपीज है, आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाई नाउ पे क्लिक करोगे ये चीजें डाउनलोड हो जाएंगी और इसमें 49 रुपीज में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, जिसको आप प्रिंट आउट भी कर लो और साथ ही साथ अच्छे से आप लोग स्टडी कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय तथा इतिहास। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नागालैंड की बात करेंगे, यहाँ पे हम असम की बात करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए जम्मू कश्मीर का जो मामला है बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब भारत आजाद हुआ था ना, उस समय 4 रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र रहना चाहते थे। कौन कौन थे, एक तो हो गया अपना जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना, बहुत सारे तरकीबों के द्वारा इनको भारत में शामिल करवाया गया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो इसकी भौगोलिक सीमा अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और कश्मीरी घाटी जो है ये एक तरीके से जहां पर मुस्लिम वर्ग ज्यादा है और अल्पसंख्यक वहां पे हिंदू है, यानी कि हिंदुओं की संख्या कम है। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पहाड़ी मैदान, ये सब सारे जगह है वहां पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं वहां पे। लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से बौद्ध और मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये 3 चीजें आपने बात कर ली, ये क्या है, भौगोलिक तथा सामाजिक संरचना है। आगे बात करते हैं प्रारंभिक।
स्थिति, यानी कि 1947 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत था। रियासत का मतलब होता है जहां पे राजाओं का शासन होता है। महाराजा का नाम क्या था? हरि सिंह नाम था, ठीक है, जो कि एक हिंदू थे, जबकि राज्य पूरी क्या थी? मुस्लिम थी, अधिकांश आबादी क्या थी? मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह भारत के लोकतंत्र में शामिल होना नहीं चाहते थे, यानी कि स्टार्टिंग से उन्होंने कहा था कि भाई हम शामिल नहीं होंगे। फिर आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? आगे एक ऐसी स्थिति आती है जब भारत कहता है जम्मू कश्मीर से कि आप भारत में शामिल हो जाइए। जब वो मना करते हैं तो भारत बहुत सारे ऑफर्स देता है कि अगर आप शामिल हो गए तो हम आपको ये चीज देंगे, विशेष प्रावधान देंगे, ऐसा देंगे, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि ऐसे कैसे? फिर पाकिस्तान ने वहां पे घुसपैठिया भेज दिया। कहां पे? कश्मीर में। जब ये बात हरि सिंह को पता लगती है, हरि सिंह जो है भारत से मदद मांगते हैं और भारत मदद देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन शर्त इतनी थी कि अगर जब तक आप भारत में शामिल नहीं होंगे तब तक हम आपको मदद नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं और इस तरीके से हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लेते हैं। लेकिन इस बात से जो पाकिस्तान है बहुत ज्यादा मतलब समझो कि बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ऐसे में वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई जम्मू कश्मीर ऐसा जो जगह भारत में चला जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है? चीजें थोड़ी सी और बढ़ती हैं और आगे का मामला तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कई बार विवाद आपस में होता रहता है, भारत पाकिस्तान को लेकर कई बार लड़ाई भी हुई है। तो क्या लिखा है? कश्मीर का भारत में विलय। पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कवाली घुसपैठिए भेजे कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। सुरक्षा की आवश्यकता के कारण महाराजा हरि सिंह ने भारत में सैन्य मदद मांगी। भारत ने सेनाएं वहां पर भेजी और जो घुसपैठिए थे उसको खदेड़ भेजा। इसके बाद महाराजा ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पे क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। और फिर क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया लेकिन विशेष दर्जा दिया गया, यानी कि भारत में तो शामिल हो गया लेकिन इनको धारा 370 दी गई थी, यानी कि विशेष दर्जा दिया गया था। फिर क्या होता है? धारा 370 के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं? सबसे पहले कश्मीर को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, यानी कि हर वो चीज जो सारे स्टेट पे लागू कर दी जाती है ऐसा कश्मीर में नहीं होगा, है ना। कश्मीर के जो राजा हैं उनसे या मतलब प्रधानमंत्री उनसे मतलब समझो प्रधानमंत्री उनको बोलेंगे ना उस समय, क्योंकि 370 धारा मिली थी। तो ऐसे में कहा गया कि कश्मीर को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज लागू करनी है तो सबसे पहले उनसे राय लेंगे। अपना संविधान तथा सरकारी प्रणाली रखने की अनुमति दी गई कि भाई अपना सरकार प्रणाली रखिए, संविधान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का संविधान केवल सीमित मामलों के लिए लागू किया गया था कि चलो आप भारत का हिस्सा हो तो कुछ मामले में हम आप पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज तो आप फ्री ही रहोगे। आगे धारा 370 का पालन तथा प्रक्रिया, कहते नहीं कि नियम बन जाता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और सबसे फॉलो करवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो देखिए क्या लिखा है? कुछ लोग खुश थे क्योंकि इससे कश्मीर की संस्कृति तथा राजनीतिक पहचान बनी हुई थी, यानी कि ये लोग अलग हो रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनी रहेगी। लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ना कि यहाँ पर जो विशेष दर्जा है इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। तो ऐसे में 370 धारा जो थी वो पूर्ण रूप से सही नहीं थी, तो कुछ लोग उससे परेशान भी थे। लेकिन कई लोग और राजनीतिक दल विशेष दर्जा समाप्त करने के पूर्ण भारतीय राज्य की तरह जोड़ना चाहते थे कि भाई जिस तरीके से भारत सभी स्टेटों को देखता है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भी देखे, क्योंकि उनका मानना था 370 के कारण कश्मीर पूरी तरीके से भारत से नहीं जुड़ पा रहा है। समय समय पर भारत पाकिस्तान के सरकार के बीच मतभेद भी हुए, विवाद भी हुए। 1989 के बाद अलगाववाद तथा उग्रवाद और बढ़ा, पाकिस्तान का भी इसमें कई ज्यादा योगदान था। आगे निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? धारा 370 की वजह से कश्मीर की विशेष स्थिति स्वायत्तता का प्रतीक थी। बिल्कुल सही बात है, उसको एक विशेष स्थिति मिली हुई थी, स्वायत्तता का प्रतीक भी था, स्वायत्तता भी मिली हुई थी। हालांकि इसे लेकर सभी लोग खुश नहीं थे। कुछ ऐसे कश्मीर की रक्षा मानते थे जबकि अन्य इसे उससे बाधा मानते थे। यह विवाद अलगाववादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो 370 का जो विवाद है धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। ठीक है, और चीजें और ऐसी हुई और एक समय ऐसा आया कि 370 धारा को खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब चीजें कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना तो
उसमें कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ता है। इसी प्रकार से 370 धारा को खत्म किया गया। देखिए क्या लिखा है, मुख्यतः कश्मीरियों की 3 प्रकार की समस्याएं थी। कौन कौन? सबसे पहले जनमत संग्रह का वादा पूरा ना होना, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भारत सरकार ने कसम खाई थी कि कव्वाली घुसपैठियों को नियंत्रित करने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब कश्मीर के लोगों से भारतीय संघ में विलय पर संग्रह करवाया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया। यानी कि जब घुसपैठिए वहां पे आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि चलो ठीक है हम भारत का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब तक ये घुसपैठिए यहाँ पे है तब तक ये बात है, जब घुसपैठिए यहाँ से चले जाएंगे कश्मीर से तो आप दोबारा से जनमत संग्रह कराओगे, जनता का ओपिनियन लोगे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि और फिर उसके बाद उनको शामिल करवा लिया गया। तो ये इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो थोड़े से नाखुश रहते हैं। दूसरे नंबर पे धारा 370 का पूरा पालन न हो पाना। जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष स्वायत्ता मिली हुई थी, लेकिन इससे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। इसकी वजह से राज्य से अधिक स्वायत्ता की मांग उठने लगी थी। आगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव। वहां पर भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की संस्थागत रूप से ठीक ढंग से प्रगति और व्यवहार नहीं हुआ था, और यहाँ की जो लोकतंत्र प्रणाली थी वो काफी प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पा रही थी, यानी कि काम धाम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इट मींस टोटल अगर कहने का मतलब ये है कि कश्मीर की जो 3 समस्याएं हैं, जनमत संग्रह का वादा पूरा नहीं हुआ, धारा 370 का अच्छे से पालन नहीं हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ आगे चल के ये सभी कारणों की वजह से, है ना, ये डिसीजन लेना पड़ा 2019 में जम्मू कश्मीर को धारा 370 खत्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो अपना जो जम्मू कश्मीर वाला जो है, जो एक स्टेट था, अब उसको एक टेरिटरी स्टेट बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब जम्मू कश्मीर का तो हमने मामला देख लिया कि किस तरीके की चीजें चली, और आगे चल के 2019 में किस तरीके से जम्मू कश्मीर को, है ना, भारत का एक जो राज्य था उसको हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पंजाब तथा पंजाब संकट, है ना, क्या पंजाब तथा पंजाब संकट की बात करते हैं। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हमने बारे में बात किया उसी तरीके से हम पंजाब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, पंजाब उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, बिल्कुल सही बात है, जहां पर अधिकतर आबादी सिख समुदाय की है। 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया, हरियाणा नाम का एक नया राज्य बनाया गया। पंजाब में अकाली दल का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। जिस प्रकार से, जैसे आप दिल्ली में देखिए एक दल था क्या, दल है भी आम आदमी पार्टी की, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अब तो आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय दल नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। तो पंजाब में अकाली दल का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल था, ठीक है। अकाली दल ने जनसंघ के साथ मिलकर 1977 में पंजाब में सरकार भी बनाई थी। 1980 में चुनाव हारने के बाद अकाली दल ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि कहा जाए और 1980 में चुनाव हार गई और उसके बाद जो अकाली दल थी उसने क्या किया, कांग्रेस सरकार के खिलाफ होना शुरू कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो अकाली दल और जनसंघ दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे और पंजाब में सरकार चला रहे थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जब चुनाव हार जाते तो ऐसे में कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। क्यों किया, इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे इनकी कुछ मांगे थी। क्या मांगे थी भाई? सबसे पहले चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाई जाए, जबकि आपको ये बात पता है पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी यानी कि चंडीगढ़ है। दूसरे राज्यों के पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में शामिल किया जाए, पंजाब के औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाए, और इसका अलावा भाखड़ा नांगल जल परियोजना में पंजाब की एक नियंत्रण यानी कि पंजाब का कंट्रोल होना चाहिए इस योजना में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें थी, इनकी कुछ मांगे थी। आगे चल के कुछ मांग, देखिए कहते हैं गवर्नमेंट कुछ मांगों को स्वीकारती है, कुछ मांगों को स्वीकारती नहीं है, जहां पे उसको डाउट होता है। तो देखिए क्या लिखा है, स्वायत्ता की मांग करना और खालिस्तान आंदोलन। अब क्या हुआ, 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए एक अधिक स्वायत्ता की मांग उठी कि भाई आप पंजाब को अधिक से अधिक स्वायत्ता दीजिए। फिर क्या हुआ, कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की कि भाई देखो हम अपनी सिख पहचान बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने स्वायत्ता की भी मांग की। जबकि कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर एक खालिस्तान राज्य बनाने की मांग की, भाई देखो भारत से अलग हो जाएंगे, खालिस्तान बना, जिस तरीके से पाकिस्तान बना उस तरीके से खालिस्तान बनेगा। फिर क्या हुआ, संकट का कारण, पंजाब में धार्मिक तथा राजनीतिक असंतोष के कारण संघर्ष का तनाव बढ़ा, क्योंकि इस प्रकार की अगर चीजें करेंगे तो गवर्नमेंट क्या मान लेगी,
बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई ये सब सारी चीजें ना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, इस वजह से उन्होंने माना नहीं। यह तनाव बाद में पंजाब संकट के रूप में उभरा, जिससे सिख अलगाववादी आंदोलन वहां पे होने शुरू हो गए, यानी कि पंजाब में ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली चीजें हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या भाई? ऑपरेशन ब्लू स्टार इस 4 नंबर पे क्वेश्चन में आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, एक प्रकार का सैन्य अभियान था, मतलब सेनाओं के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का अभियान था। इसका उद्देश्य अमृतसर, ठीक है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमंदिर साहिब, ठीक है, परिसर में छिपे उग्रवादी सिख नेता, जिनका नाम सिख नेता जर्नैल सिंह भंडारवाले और उसके समर्थकों को हटाना था। ठीक है, अब देखिए ये जो अभियान है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था, यानी कि अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर था, ठीक है, इस परिसर में कुछ उग्रवादी सिख थे, वो छुपे हुए थे, जैसे कि जनरल सिंह भंडारवाले और उसके समर्थक को हटाने की प्रक्रिया में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। फिर क्या हुआ? सेना ने 3 से 8 जून तक 1984 के बीच में स्वर्ण मंदिर परिसर में कार्रवाई की। इस दौरान जनरल सिख भंडेरवाल मारे गए, लेकिन बड़ी संख्या में सैनिक तथा नागरिकों की भी मृत्यु हुई। अभियान में अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा, जिससे सिख समुदाय की भावना पहुंची, आहत हुई। जैसे कहते नहीं कि मंदिर में घुस के जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो इससे फायरिंग वगैरह होना, जिसकी वजह से दीवालों पे निशान आ जाना और बहुत सारा नुकसान हो जाना, इसकी वजह से क्या हुआ, चीजें थोड़ी सी मतलब खराब हो गई। ठीक है, अभियान में अकाल तख्त को भी नुकसान हुआ। ठीक है, अकाल तख्त को भी नुकसान हुआ, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को भी एक आहत हुआ। ठीक है, वहां की लाइब्रेरी वगैरह भी चल गई थी। इसके बाद देश में तनाव बढ़ा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी जाती है, यानी कि इसकी वजह से सारी चीजें जिसकी जो हुई, इनकी वजह से ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म को टारगेट किया गया है। इसकी वजह से फिर इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा गोली मार दी जाती है और इसकी वजह से 31 अक्टूबर 1984 की इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी जाती है। उन्हीं के जो अंगरक्षक थे उनको गोली मार देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब गोली उन्होंने मार दिया तो फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में भारी तनाव फैल गया। कई स्थानों पर सिख विरोधी दंगे हुए, खासकर दिल्ली में। इन दंगों में हजारों सिख नागरिकों की जान गई, व्यापक संपत्ति का नुकसान भी हुआ और राजीव गांधी ने उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री पद से शपथ ली। यानी कि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कौन प्रधानमंत्री बना? राजीव गांधी बने थे। ठीक है, बाद में दंगों की जांच के लिए विभिन्न प्रकार के जांच आयोग भी बनाए गए थे। यह घटना भारत के लिए ऐतिहासिक थी और बहुत ही ज्यादा दुखद भी थी, संवेदनशील भी थी। संवेदनशील मतलब देखो, ऐसी घटना बहुत ही ज्यादा मार्मिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें तो आपको समझ में आया होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, क्यों चलाया गया, आगे चल के किसने आदेश दिया था? इंदिरा गांधी जी। उन्हीं के अंगरक्षक भी इनको गोली मार के हत्या कर देते हैं। इसके बाद की राजनीति आपको पता लग गई, जैसे कि वहां के राजीव गांधी आते हैं, वो फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे देखिए, अब जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो ये इनके बीच और पंजाब के जो नेता थे उनके बीच में क्या होता है? एक प्रकार का समझौता होता है। तो देखिए क्या लिखा है, पंजाब समझौता, जो कि राजीव गांधी और लोगोवाल के बीच में हुआ था। तो यह समझौता 24 जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में हुआ था। अब देखिए, पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है भाई? सबसे पहले चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाई जाए, हरियाणा को अलग राजधानी दी जाए। हालांकि हमें देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब दोनों की ही राजधानी है। पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में शामिल करने के लिए आयोग बनाया जाए, यानी कि वही जो बातें जो पीछे हुई है उसी को थोड़ा सा और वो करके सामने रखा गया। राजीव गांधी के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। आगे, सिख दंगे में जितने भी लोग मारे गए थे, जैसे कि खासकर पीड़ित, उनको एक मुआवजा भी दिया जाए, उनको न्याय दिया जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से जुड़े कुछ आर्थिक प्रशासनिक मुद्दों को विचार में लाया जाए। नदियों के जल विवाद जैसे रावी और ब्यास का समाधान किया जाए। सशस्त्र बल विशेषकर कानून को हटाया जाए और समान स्थिति बहाल करने का प्रयास किया जाए। जब इस प्रकार की घटना हो गई थी ना, तो उस समय
इस प्रकार के जो सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू कर दिया गया था, यानी कि पंजाब में। और फिर जाके वहां के जो नेता है राजीव गांधी से कहते हैं इस प्रकार की चीजें हटाई जाए, नॉर्मल किया जाए सारी चीजों को। स्वर्ण मंदिर से संबंधित सेना की कार्रवाई से हुए जितने भी नुकसान है उसका मरम्मत किया जाए, इस प्रकार की आपस में डील हुई। किसके बीच में? राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में। कहा जाता है उसके बाद थोड़ी सी स्थितियां सही हो गई। ठीक है, तो ये चीजें थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद समझो बहुत सारी चीजें है ना उथल पुथल हो गई थी। फिर आगे चल के राजीव गांधी और लोगोवाल के बीच में समझौता हुआ और इस तरीके से पंजाब का जो मामला था धीरे धीरे सुलट सा गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ पूर्वोत्तर भारत, पूरब की बात की जा रही है। देखिए इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये क्या है? ये एक सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। हालांकि देखा जाए इसमें से बहुत से जो राज्य हैं वो असम से ही निकले हुए हैं। देखिए क्या लिखा है, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में भारत की लगभग 4% आबादी रहती है। इसकी जो सीमाएं हैं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से मिलती हुई। ठीक है, अगर कहा जाए तो सीमाओं में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये ऊपर हो गया आपका चीन, ठीक है, ये हो गया आपका भूटान, ये नीचे हो गया आपका म्यांमार, और म्यांमार के साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, तो आपको पता ही है बगल में तो अपना बांग्लादेश है। ठीक है, ये चीजें हुई। ठीक है, यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। नागालैंड को 1960 में राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 का राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। इस वजह से अगर कहा जाए तो सबको इस डेट पे राज्यों का दर्जा मिला हुआ था। पूर्वोत्तर राज्य की राजनीति पर 3 प्रकार के मुद्दे हावी होते हैं, यानी कि ये जो राजनीति है ना, यहाँ पे 3 प्रकार के मुद्दे हावी होते हैं। कौन कौन से मुद्दे भाई? पहला स्वायत्तता की मांग, दूसरा अलगाववादी आंदोलन, तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। अब स्वायत्तता की मांग का मतलब क्या हुआ? इसमें से कुछ राज्य ऐसे है ना जो अलग होने की बात करते हैं, भाई मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, जैसे मिजोरम, जैसे नागालैंड, है ना, अलग होने की बात कर रहे थे। तो इसका टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। और अलगाववादी आंदोलन का मतलब क्या होता है? अलग होने की बात करना। और तीसरे नंबर पर बाहरी लोगों का विरोध, यानी कि 1971 में जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में, तो यहां से बहुत सारे जो लोग हैं ना ये चले गए थे असम। असम में फिर क्या हुआ? इनका विरोध किया गया, क्योंकि इन्हीं की वजह से असम की आबादी और बढ़ गई थी और फिर जाके इनका विरोध किया गया था। अब देखिए एक एक को करके समझ लेते हैं। पहला स्वायत्तता की मांग समझते हैं। स्वायत्तता की मांग कैसे उठी भाई? स्वतंत्रता के समय मणिपुर, त्रिपुरा को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा हिस्सा क्या कहलाता था? असम कहलाता था। मणिपुर और त्रिपुरा को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा हिस्सा क्या कहलाता था? असम। गैर असामी लोगों को लगा कि असम सरकार उन पर आसामी भाषा थोप रही है और संस्कृति को धीरे धीरे उन पे लोड डाल रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठने लगी। आंदोलन तेज होने पर असम को बांटकर मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसी चीजें बना दी गई। यानी कि जैसे कि अभी आपको बताया मैंने आपको कि असम से ही ये सारे स्टेट निकले हुए हैं। असम से ही अगर देखा जाए तो ये निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे इस डेट पे निकले हुए हैं। तो कहा जाए तो ये सब किसका है? ये सब असम का ही क्षेत्र था। आगे आंदोलन तेज होने पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसी चीजें बना दी गई। बाद में त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अलगाववादी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्वायत्तता की मांग को सुलझाना अपेक्षाकृत आसान है। देखिए अगर स्वायत्तता की मांग कर रहे हो, विशेष मांग कर रहे हो, तो इसको सुलझाना चलो किसी भी राज्य के लिए आसान है। बट ये चीजें थोड़ी सी और आगे जब बढ़ती हैं और ये जब अलगाववादी आंदोलन का रूप धारण कर लेती है तो इसको सुलझा पाना इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा है, मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन चला। कैसे? स्वतंत्रता के बाद कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं रहते, यानी कि ब्रिटिश शासन ने आप लोगों पे रूल किया होगा तो रूल किया होगा, हम पे किसी ने रूल नहीं किया है, इसलिए उसका भारत संघ में कोई लेना देना नहीं है, वो भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी समय वहां पे भयानक अकाल पड़ा जिसकी वजह से असम सरकार उचित प्रबंध करने में असफल रही, यानी कि असम सरकार वहां पर उचित प्रकार से प्रबंध नहीं कर पाई। इसके बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिला। जनता ने कहा कि भाई हमें अलग करो, हमें अलग करो।
मिजो लोगों ने लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ का गठन किया और 1966 में एमएनएफ ने स्वतंत्रता की मांग करते हुए सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया और इस संघर्ष का बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। ठीक है, और ये जो सशस्त्र जो चीजें हुई थी ये कैसे हुई थी? गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप छुप के लड़ाई करना और वायुसेना का प्रयोग करके ये सारी चीजें किया गया था। तो 1966 में एमएनएफ ने स्वतंत्रता की मांग करते हुए सशस्त्र विद्रोह कर लिया। यह जो संघर्ष है काफी भयानक हुआ था, जिसमें गोरिल्ला युद्ध हुआ था और वायुसेना का यूज किया गया था। ठीक है, और फिर क्या होता है? यह संघर्ष लगभग 2 दशक तक चला। या 2 दशक का मतलब होता है एक तरीके से 20 साल के आसपास चला, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ। बाद में लाल डेंगा भारत आए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार से बातचीत किए और बातचीत के बाद के माध्यम से समस्या शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला गया। 21 जनवरी 1972 को मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यानी कि पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आगे 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत का 30वां राज्य बना दिया गया। यानी कि पहले अगर देखा जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश था जहां पर केंद्र सरकार का कंट्रोल था, लेकिन आगे चल के 1987 में इसको 23वां राज्य बना दिया गया। लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने और आज मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है, जहाँ पे सारी चीजें शांतिपूर्ण ढंग से रहती है और कला साहित्य और विकास के वहां पे अच्छे खासे प्रगति होती रहती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन। 2 प्रकार की चीजें हम पढ़ेंगे, एक मिजोरम का हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं नागालैंड का। देखिए नागालैंड, जिसको हम नागा नेशनल काउंसिल के नाम से जानते हैं, एनएनसी जिसके नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्मी जापू फीजो के नेतृत्व में 1951 से भारत से अलग होने तथा पृथक नागालैंड की मांग करने के लिए एक तरीके से सशस्त्र संघर्ष करना शुरू कर दिया। यानी कि कहा जाए तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम था एग्मी जापू फीजो, इन्होंने क्या किया? एनएनसी बनाया और उसके बाद 1951 में भारत से अलग होने के लिए, पृथक होने के लिए क्या किया? इन्होंने मांग करना शुरू कर दिया। एक समय बाद नागा लोगों के एक वर्ग ने भारत सरकार से समझौता कर लिया, लेकिन अन्य विद्रोही गुटों ने इसका समझौता नहीं माना। यानी कि कुछ गुटों ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, समझौता कर लेते हैं, कुछ ने इसका विद्रोह किया। इसलिए नागालैंड की समस्या का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, नागालैंड का पूर्ण समाधान नहीं हो पाया। हालांकि जो नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड है वो भारत का हिस्सा है, बट पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो उसका समाधान नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं बाहरी लोगों की समस्या। बाहरी लोग वही जो दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से आ जाते हैं। तो क्या लिखा है? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बाहरी लोगों के प्रवास की एक बहुत बड़ी समस्या थी और स्थानीय लोग बाहरी लोगों को अपने से अलग मानते हैं और उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्थानीय लोग जो जहाँ के हैं, बाहरी लोग आएंगे तो अपने में थोड़ी मानेंगे। ठीक है, स्थानीय लोगों का मानना है कि बाहरी लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनकी बढ़ती संख्या की वजह से राजनीति और आर्थिक प्रभाव धीरे धीरे उनका बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो सब आके सारी चीजों को खुद ही कंट्रोल करने लग रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। धीरे धीरे प्रवासियों का जो मुद्दा है पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हुई बाहरी चीजों में। अब यहीं पे हम बात करेंगे असम। असम में आंदोलन हुआ था, छात्रों ने मिलकर आंदोलन किया था। आसू एक संगठन बनाया गया था, ASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन करके एक संगठन बनाया गया था और इस संगठन का मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी बाहरी लोग आए हैं, खासकर से बांग्लादेश से, उनको ढूंढा जाए और उनको यहाँ से भगाया जाए, मतलब वहीं पे भेजा जाए। देखिए असम आंदोलन की शुरुआत इस आशंका से हुई थी कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रवासी असम में आकर बस गए थे। असम के लोगों को डर था कि इससे वे अपनी राज्य की अल्पसंख्यक बन सकते हैं, यानी कि कहा जाए तो उनको ये लगा कि अगर ये आके यहाँ पे बस जाएंगे तो इसकी वजह से अल्पसंख्यक उनका एक कम्युनिटी बन जाएगा यहाँ पे। जिसकी चिंताओं को देखते हुए आसू यानी कि असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने 1979 में विदेशियों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि जितने भी लोग असम से आए थे ना, उनको भगाने के लिए, जितने भी लोग बांग्लादेश से आए थे उनको हटाने के लिए, ठीक है, असम के जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने मिलकर एक आंदोलन कर दिया। आसू
के छात्रों का संगठन था, इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था, यानी कि ये कोई राजनीति नहीं करा रही थी, बल्कि ये खुद स्टूडेंट कर रहे थे। ये आंदोलन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विदेशी प्रवासियों, बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, और साथ ही साथ मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम शामिल किए जाने का विरोध कर रही थी, क्योंकि जो बांग्लादेश से आए थे और उन्होंने क्या किया, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया और फिर वोट अगर देने लगेंगे तो भारत का नागरिक कहलाने लगेंगे ना। तो ऐसे में आंसू जो है इस तरीके की चीजें का विरोध किया। फिर क्या होता है देखिए, आंदोलनकारियों की मांग थी कि 1951 के बाद असम में आए सभी लोगों को राज्य से बाहर निकाला जाए। इस आंदोलन को असम के लगभग सभी वर्गों का समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान कई हिंसक घटनाएं भी हुई, जिससे जन धन की हानि हुई, यानी कि साथ ही साथ लोगों का नुकसान भी हुआ। रेल सेवाएं रोकी गई, तेल शोधन कारखानों की आपूर्ति बाधित कर दी गई, और यह आंदोलन लगभग 6 वर्षों तक चला। इसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आंसू के नेताओं के साथ बातचीत की और एक समझौता किया। इन समझौते का मेन वो क्या था, सबसे पहले 1985 में किया गया था। यह समझौते के अनुसार 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान और उसके बाद जितने भी असम में लोग आए थे बांग्लादेश से, उनको पहचाना जाए, है ना, जो अवैध प्रवासी उनको पहचाना जाए और उनको बाहर निकाला जाए। यह समझौता असम समझौता के नाम से जाना गया। फिर क्या होता, राजीव गांधी के साथ जब समझौता हुआ तो समझौता होने के बाद इसका परिणाम क्या निकलता है देखिए। आंदोलन की सफलता के बाद आंसू तथा असम गण संग्राम परिषद, यानी कि वहां की जो पार्टी थी उसको उसके साथ मिल जाती है और एक दल बनाती है जिसका नाम था असम गण परिषद, यानी कि GAP के नाम से जाना गया। 1985 के चुनाव में असम गण परिषद सत्ता में आई। इस पार्टी ने बाहरी प्रवासियों की समस्या सुलझाने तथा स्वर्णिम असम के निर्माण का दावा किया, और फिर उसके बाद लोगों को ढूंढा गया, और यानी कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ी और बांग्लादेश से जो लोग आए थे उनको ढूंढ ढूंढ के भेजा गया। हालांकि ये पूरी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास किया गया। निष्कर्ष क्या निकलता है, असम समझौते के बाद राज्य में शांति जैसी स्थिति बेहतर हुई, लेकिन प्रवासियों की जो पूरी जो समाधान हुआ, मतलब समझो कि पूर्ण रूप से जो समाधान था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार की चीजें थी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोवा की। देखिए, अगर मैं बात करूं गोवा, देखिए भारत की इस जगह पे गोवा है, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है बीच वगैरह है ना गोवा में ही है। तो देखिए क्या लिखा है, यद्यप भारत में 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गई थी, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा दमन द्वीप पे अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी ये यहाँ पर शासन से तो हट गई, लेकिन पुर्तगालियों ने कहा कि भाई देखो ब्रिटिश सरकार और हमारे कोई लेना देना नहीं है, हम तो भाई इस पे कब्जा करेंगे भाई, है ना। फिर क्या हुआ, पुर्तगाली शासन ने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा, जबरन वहां पे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। अंततः दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सैन्य कार्रवाई की। केवल 2 दिनों की कार्रवाई से भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाल शासन से मुक्त करा लिया। जनवरी 1967 में केंद्र सरकार ने गोवा में विशेष जन संग्रह कराया, यानी कि एक जनमत संग्रह कराया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। आगे इसमें लोगों से पूछा गया कि वो महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं या फिर एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में शामिल न होने के पक्ष में मत डाला। इसके बाद गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना। स्टार्टिंग में देखिए कोई भी अगर चीजें बनती है ना तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनती है, फिर जाके वो राज्य बनती है। अंततः 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। सबसे पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर इसको राज्य बना दिया गया, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सिक्किम के विलय की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सिक्किम के विलय की बात करेंगे। देखिए भाई सिक्किम के अगर मैं विलय की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा क्या है, मतलब बड़ा ही है थोड़ा सा। चलिए सिक्किम की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्वतंत्रता के समय सिक्किम को भारत की शरणागति, यानी कि एक तरीके से क्या लिखा है, प्रोटेक्टोरेट, मतलब जिसको शरणागति का मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलना, है ना, सिक्योरिटी मिलना, इस तरीके की चीजें। तो स्वतंत्रता के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। उस समय सिक्किम भारत का अंग नहीं था, परंतु वह पूर्ण संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। यानी कि अगर कहा जाए तो एक तरीके से सिक्किम भारत का अंग नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन वो अलग भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत की शरणागति में था।
रक्षा, विदेश नीति और संचार से जुड़े विषय भारत का ही अधीन था, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रक्षा की बात हो, संचार की बात हो, विदेश नीति की बात हो, तो इसकी वजह से वो भारत से ही जुड़ा हुआ था। जबकि आंतरिक प्रशासन अगर देखा जाए तो सिक्किम के राजा जो थे, जिनका नाम था चोग्याल, वो चला रहे थे। समय के साथ राजा चोग्याल स्थानीय नेता की लोकप्रियता आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे और फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिक्किम में लोकतांत्रिक आंदोलन चला और फिर उसके बाद 1974 में सिक्किम में विधानसभा का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। इस चुनाव में सिक्किम कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिली और यह पार्टी सिक्किम की भारत में विलय के पक्ष में थी, यानी कि इसी की वजह से अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने भारत के साथ पूर्ण विलय के प्रस्ताव को पारित कर दिया और इसके बाद वहां पे जन संग्रह करवाया गया। जनता ने इस प्रस्ताव का समर्थन दिया, इसकी वजह से आगे चल के सिक्किम को वहां का राज्य बना दिया गया, यानी कि 22वां राज्य बन गया था। अब देखिए, आप कहोगे भैया अभी तो 25 चल रहा था, 22 कहां से आगे? देखो चीजें ना, टॉपिक्स है, थोड़े आगे और थोड़े पीछे हो सकती है, इस चीज को समझिएगा। आप सिक्किम को आगे कर लीजिए तो 22वां बन गया, है ना, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो सिक्किम इस तरीके से कौन सा राज्य बन गया अपना? 22वां राज्य बन गया। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर के लास्ट सॉरी लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं। अब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, द्रविड़ आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का नारा था, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। कहा जाता है कि ऐसा लगता है लोगों को कि उत्तर का जो राज्य है ना, उत्तर में जितने भी राज्य हैं, उत्तर भारत की बात की जा रही है, वहां पर सरकार ज्यादा ध्यान देती है, दक्षिण में उतना ध्यान नहीं देती है। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक, जिसका नाम था ईवी रामास्वामी पेरियार, नाम था उनका। ठीक है, पेरियार ने 1944 में डीके, जिसका नाम था द्रविड़ कजगम, ठीक है, नाम का एक संस्था की स्थापना किए थे, एक संगठन की स्थापना किए थे। कुछ समय बाद 1949 में पेरियार तथा उसके निकट सहयोगी, जिनका नाम था CN अन्नादुरई, के बीच में एक मतभेद हुआ। यानी कि स्टार्टिंग में तो ये सब एक में थे, बट ये हुआ कि आगे चल के इनके बीच में आपस में कुछ भेदभाव हुआ, मतलब भेदभाव से मतलब कुछ न कुछ विवाद हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 17 सितंबर 1949 को अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कस्गम यानी कि DMK की स्थापना की और पेरियार एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की मांग की। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनना चाहिए, इस चीज की मांग पेरियार ने करना शुरू किया। यानी कि जिन्होंने DK की स्थापना की थी, उन्होंने इस प्रकार की चीजें की। जबकि अन्नादुरई ने कहा कि राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता तथा सामाजिक सुधार किया जाए। अब एक बात समझिए, स्टार्टिंग किसने किया था? पेरियार ने किया था। क्या बनाया था? DK बनाया था। आगे चल के मतभेद होता है किसके किसके बीच में? पेरियार के बीच में और C अन्नादुरई के बीच में। ये कहते हैं कि भाई एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, जबकि ये कहते हैं एक अलग राष्ट्र हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें स्वायत्तता चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हुई। फिर क्या होता है, देखिए फिर क्या होता है, द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? जैसे कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डालमियापुर हटाकर उसका मूल नाम वापस किया जाए। ठीक है, यानी कि डालमिया, पहले ये कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन था, फिर वहां पे नाम रख दिया डालमिया। फिर कहा गया कि डालमिया हटाइए नाम और दोबारा ये रेलवे स्टेशन का नाम रखिए। दूसरा, स्कूल पाठ्यक्रम में तमिल भाषा और संस्कृति के इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए। ठीक है, वो इस चीज के विरोध में थे कि भाई पूरी तरीके से जो आप हिंदी लागू करना चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे, DMK हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरुद्ध में था और भाषाई समानता का समर्थन था। आगे क्या होता है, आंदोलन होता है। आंदोलन में देखिए क्या क्या होता है। 1965 में जब हिंदी को देश की एकमात्र सरकारी भाषा बनाए जाने की जब घोषणा की, तो तमिल में हिंदी के विरुद्ध में व्यापक आंदोलन शुरू हुए। 1973 में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किए जाने का भी क्षेत्रों में कड़ा विरोध किया गया कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी, कहा गया कि हिंदी आप राज्य की भाषा नहीं बना सकते, मतलब राष्ट्र की भाषा नहीं बना सकते। ठीक है, हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन में हिंदी में लिखे नाम मिटा दिए और वहां के रेल सेवाएं रोक दिए, रेल पटरियों में बैठ गए। इन विरोध प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी घटी, जिससे कई लोगों की जान माल हानि हुई। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, आगे देखिए।
आंदोलन के बाद की राजनीति क्या होती है? लंबे समय तक जब आंदोलन चला तो दक्षिण आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन के बाद 1967 में वहां पे विधानसभा का चुनाव हुआ, डीएमके को बड़ी सफलता मिली, यानी कि वो जो सी अन्नादुरई थे जिन्होंने डीएमके की स्थापना की तो उनको काफी सफलता मिली। इस चुनाव में डीएमके की जीत के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में एक द्रविड़ दलों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तब से लेकर आज तक राज्य की राजनीति पर द्रविड़ विचारधारा से जुड़े दलों का एक प्रभुत्व बना रहा, यानी कि कहा जाए तो आगे चल के जितनी भी राजनीति हुई वहां पे डीएमके का एक प्रभुत्व रहा। डीएमके के संस्थापक जिनका नाम था सी अन्नादुरई की मृत्यु के बाद दल दो भागों में बट गया। एक बन गया डीएमके जिसका नाम रखा गया द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जबकि दूसरा नाम था ऑल इंडिया अन्नादुरई मुनेत्र कजगम के रूप में सामने आया, यानी कि दो पार्टियां बन गई। ठीक है, चलिए वो तो हमने वहां पे देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से मिलने वाला सबक। सबक क्या है भाई? सबसे पहले चीज सबक पहला मिलता है, जैसा कि आपने देखा कि पहले क्षेत्रीय आकांक्षाएं नागालैंड से शुरू हुई, मिजोरम में भी हुई, कश्मीर में भी हुआ, गोवा में तो चलो पुर्तगालियों ने शासन किया था, अभी आपने दक्षिण में देखा है ना। तो सबसे पहला सबक यह मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र राजनीति का एक अभिन्न अंग है। क्या है? एक अभिन्न अंग, इसको अलग नहीं किया जा सकता। लोग भाई मांग तो करेंगे ही, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको भाई फॉलो तो करना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। दूसरा सबक यह हुआ कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय इसको दबाओ मत, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद करो, बातचीत करो, और यही काम राजीव गांधी कर रहे थे कि माध्यम से समाधान निकालो। तीसरा, सत्ता के साझेदारी का महत्व को दर्शाता है। इसके अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय दलों और समूहों को केंद्रीय शासन में भागीदारी देना आवश्यक है। चौथा सबक क्या है? यह है कि आर्थिक विकास में सभी क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ पिछड़े राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके, यानी कि कहा जाए कि सभी को एक समान देखना चाहिए। अगर लगता है कि कोई राज्य, कोई जगह ऐसा है जो डेवलप नहीं किया है, तो उसको थोड़ा सा विशेष महत्व भी देना चाहिए ताकि वो चीज हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, और इसके साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है ये हो जाता है ओवर, और वन शॉट में हमने सारी चीजों को कर लिया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। किसी भी चीज में डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। इसके साथ साथ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर और बचा हुआ, उसको कंप्लीट करने के बाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।